हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे सेल ऑफ गुड्स एक्ट के सेकंड चैप्टर के बारे में, जो है कंडीशन एंड वारंटी। इसकी सेक्शन है 11 से लगाकर 17 तक। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम बात करेंगे कि कंडीशन क्या होती है, वारंटी क्या होती है, उसके क्या मीनिंग होते हैं, उसका क्या एग्जाम्पल है, उसके क्या पॉइंट्स है एसेंशियल, वो सारी बात हम इस टॉपिक में बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि कंडीशन क्या होती है। तो कंडीशन इज ए स्टिपुलेशन विच इज एसेंशियल टू द मेन पर्पज ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, द ब्रीच ऑफ विच गिव्स द एग्रीड पार्टी ए कंडीशन टू टर्मिनेट द कॉन्ट्रैक्ट। कंडीशन होती है जो मेन पर्पज के साथ में एसेंशियली रूप से जुड़ी हुई होती है। अगर कंडीशन को अगर कोई भी पार्टी फुलफिल नहीं करता है तो कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट या कैंसिल भी किया जा सकता है। ठीक है, इट गोज़ टू द रूट ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट। ये क्या है, कॉन्ट्रैक्ट की जड़ें हैं। इट्स नॉन फुलफिलमेंट अपसेट्स द वेरी बेसिस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। मतलब आप बिना कंडीशन को फुलफिल किए कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट नहीं कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट आपका पॉइंट है कंडीशन एंड वारंटी। इसमें कंडीशन की कौन सी सेक्शन बताएगी, है सेक्शन 12 सब सेक्शन 2 ऑफ सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 हैज़ डिफाइंड कंडीशन एज ए कंडीशन इज ए स्टिपुलेशन essential to the main purpose of the contract, the breach of which gives rise to a right to treat the contract as a repudiated। मतलब कंडीशन जो होती है कॉन्ट्रैक्ट के साथ में मुख्य रूप से जुड़ी होती है कि भाई आपको ये कंडीशन फुलफिल करनी पड़ेगी। जैसे आप कोई कार खरीद रहे हो और कार खरीद रहे हो तो कार में तो बिना कंडीशन के भी उसके सक्के तो जो टायर होते हैं वो उसके साथ में आएंगे। अब बिना टायर की कोई गाड़ी थोड़ी बेच सकता है, तो ये उसमें क्या हो जाएगी, कंडीशन हो जाएगी। ठीक है, ये एग्जाम्पल दे रखा है कंडीशन का, बेन वर्सेस बर्नेस 1863। ठीक है, बाय चार्टर पार्टी ए कॉन्ट्रैक्ट बाय विच ए शिप इज हायर्ड फॉर द कैरिज ऑफ गुड्स। इट वाज एग्रीड दैट ए शिप ऑफ 420 tons now in port of Amsterdam should proceed direct to Newport to load a cargo. In fact, at the time of the contract, the ship was not in the port of Amsterdam, and when the ship reached Newport, the charter refused to load, held the word now in the port of Amsterdam amounted to a condition the breach of which entitled the character to repudiate the contract। अब इसमें ये था कि एक कार्गो था जो 420 टन का था, एम्स्टर्डम पोर्ट पे था। अब इसको लोड करके कहाँ भेजना था, इसको न्यू पोर्ट पे भेजा गया था। ठीक है, अब वह न्यू पोर्ट पे भेजा गया था तो उन्होंने खाली करने से मना कर दिया। तो अब खाली करने से वो मना नहीं कर सकता, क्योंकि उसमें मेन कंडीशन क्या होती है, ऐसा थोड़ी होता है कि वो समुद्र से सामान भेज दिया और जो कॉन्ट्रैक्ट हो गया वो कंप्लीट हो गया। उसकी जो कंडीशन वही है कि भाई सामान वहाँ उसको जो बाहर है उस तक सावधानी से पहुँच जाए। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, वारंटी। वारंटी का क्या मीनिंग होता है, इट इज़ स्टिपुलेशन और कोलेटरल टू द मेन पर्पज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, मतलब जो कॉन्ट्रैक्ट होता है उसके साथ में जुड़ी होती है। बट अगर वारंटी क्या है, सेकेंडरी इम्पोर्टेंस है। अगर वारंटी कोई ब्रीच भी करता है तो आप डैमेजेस के लिए क्लेम कर सकते हो, आप कॉन्ट्रैक्ट को भंग नहीं कर सकते। ठीक है, जैसे कि आप कोई कैमरा ख़रीद के लेके आते हो और वो ख़राब हो जाता है, तो आप ये थोड़ी बोल सकते हो कि सर ये कैमरा आप वापस ले लीजिए। उसको आप सर्विस करवा सकते हो उसके साथ में, अगर सर्विस की अगर वारंटी आई हुई है उसके साथ में। तो नेक्स्ट आपका है सेक्शन 12-13। इसी में बताया गया है कि वारंटी की क्या डेफिनेशन होगी। तो एक वारंटी इज ए स्टिपुलेशन कोलेटरल टू द मेन पर्पज ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, द ब्रीच ऑफ विच गिव्स राइज टू ओनली क्लेम for damages but not to a right to reject the goods and treat the contract as repudiated।
कि आप वारंटी अगर कोई भी भंग कर देता तो आप उसका डैमेजेस क्लेम कर सकते हो, उस कॉन्ट्रैक्ट को आप भंग नहीं कर सकते, ब्रीच नहीं कर सकते। नेक्स्ट अपन बात करेंगे कि इसके कंडीशन और वारंटी में क्या डिफरेंस है। तो कंडीशन क्या होती है, एसेंशियल होती है, मेन पर्पज ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, जबकि वारंटी क्या है, ओनली कोलेटरल या सब्सिडरी होती है मेन पर्पज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के। दूसरा पॉइंट है कि आप अगर कंडीशन फुलफिल नहीं होती है तो आप कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच भंग भी कर सकते हो और साथ में डैमेजेस भी मांग सकते हो, जबकि अगर वारंटी फुलफिल नहीं होती है तो आप उसमें डैमेजेस मांग सकते हो बट उस कॉन्ट्रैक्ट को आप कैंसिल नहीं कर सकते, भंग नहीं कर सकते। थर्ड इसका पॉइंट है कि ए ब्रीच ऑफ कंडीशंस मे बी ट्रीटेड एज ब्रीच ऑफ वारंटी इन सर्टेन सर्कमस्टांसेस, मतलब अगर आप कंडीशन को अगर ब्रीच कर रहे हो तो आप वारंटी भी क्या मानी जाएगी, ब्रीच मानी जाएगी, भंग मानी जाएगी, जबकि ए ब्रीच ऑफ वारंटी कैन नॉट बी ट्रीटेड एज ब्रीच ऑफ कंडीशन, मतलब आप वारंटी को अगर भंग कर रहे हो तो वो कॉन्ट्रैक्ट को भंग करना, कंडीशन को भी भंग करना नहीं माना जा सकता। ठीक है, तो अभी तक हमने पढ़े है कि कंडीशन क्या होती है और वारंटी क्या होती है और इसमें क्या डिफरेंसेस है। ठीक है, नेक्स्ट आपका पॉइंट है कि एक्सप्रेस एंड इम्प्लाइड कंडीशन एंड वारंटी क्या होती है। कंडीशन एंड वारंटी में बी आइदर एक्सप्रेस और इम्प्लाइड, दे आर सेड टू बी एक्सप्रेस व्हेन दे आर एक्सप्रेसली प्रोवाइडेड बाय द पार्टीज। एक्सप्रेस कब होगी, जब आपके रिटर्न में हो या पार्टीज उसको बताए। ठीक है, दूसरा होता है कि दे आर सेड टू बी इम्प्लाइड व्हेन द लॉ deems their existence in the contract even without their actually having been put in contract। इम्प्लाइड में क्या होता है कि ये डीम्ड या मानी जाती है कुछ कंडीशंस में, इसकी सेक्शन होती है 14 to 17। नेक्स्ट है डॉक्ट्रिन ऑफ कैविट एम्प्टर। तो कैविट एम्प्टर क्या है, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ लॉ ऑफ सेल ऑफ गुड्स। इसका मतलब होता है कि बायर हमेशा सावधान रहे, कोई भी सामान खरीद रहा है तो बायर उसकी पूरी जांच पड़ताल करके ही सामान को खरीदे। इट इज़ ड्यूटी ऑफ द बायर टू बी केयरफुल वाइल परचेजिंग गुड्स ऑफ हिज रिक्वायरमेंट एंड इन द एब्सेंस ऑफ द इंक्वायरी फ्रॉम द बायर द सेलर इज़ नॉट बाउंड टू डिस्क्लोज एवरी डिफेक्ट इन द गुड्स ऑफ विच ही मे बी कॉग्निजेंट। कि बायर हर चीज़, बायर जो भी माल खरीदता है तो उसको आप देख के खरीदो। मान लो आप दुकान पे जाते हो, कोई सामान खरीदते हो तो उसको देख के खरीदो कि भाई उसमें प्रॉपर आपके जो जिस यूज़ में लेना चाहते हो तो उसके अकॉर्डिंग है नहीं। आप मान लो USB केबल ही ले रहे हो और उसको आपको कंप्यूटर में यूज़ करना है तो उसको देख के लो, या उससे सेलर से पूछो कि सर ये मेरे कंप्यूटर में लगानी, ये काम आ जाएगी या नहीं आएगी, उसके अकॉर्डिंग आप खरीदो। या फिर आप कोई मेडिसिन खरीद रहे हो तो आपको अगर किसी मेडिसिन से एलर्जी है तो पहले बताओ कि सर मुझे इससे एलर्जी है, ये मैं ले सकता हूँ या नहीं ले सकता हूँ, तो उसके बारे में बायर को पूरी जांच पड़ताल करनी चाहिए। उसके अलावा उसको उसका इनवॉइस भी लेना चाहिए। तो सेलर इसके लिए बाउंड नहीं है कि वो हर उसका डिफेक्ट है उसको डिस्क्लोज करके बताए। ठीक है, बट इसमें क्या है, कुछ इम्प्लाइड कंडीशन होती है, जैसे कंडीशन एज टू टाइटल। अब मान लो उसका टाइटल दे रखा है कि भाई इसके अकॉर्डिंग माल होना चाहिए, फिर भी अगर सेलर उसके अकॉर्डिंग नहीं बेचता है तो क्या होगा, किसकी जिम्मेदारी रहेगी, वो सेलर की रहेगी, उसमें बायर की कोई गलती नहीं है। उसने टाइटल बता दिया कि मुझे इस टाइटल या इसके अकॉर्डिंग मुझे यूज़ करना है आइटम को, गुड्स को, और उसके अकॉर्डिंग अगर गुड्स प्रोवाइड नहीं होता है तो फिर वो क्लेम के लिए अप्लाई कर सकता है या कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर सकता है, माल वापस दे सकता है। दूसरा है सेल बाय डिस्क्रिप्शन। अब जो भी डिस्क्रिप्शन दिया हुआ था कि भाई इसके अकॉर्डिंग माल बेचा जा रहा है, मान लो आप कोई मेडिसिन खरीद रहे हो और उसके यूजेज बताए हुए हैं पूरे, उस मेडिसिन का जो भी बॉक्स होता है उस पर सारे यूजेज लिखे हुए हैं, कैसे यूज़ करना सारा लिखा हुआ है,
और आप उसको उसके अकॉर्डिंग यूज़ करते हो, फिर भी अगर कोई फ़ायदा नहीं मिलता है तो आप उसको वापस गुड्स को वापस रिटर्न कर सकते हो। थर्ड होता है कंडीशन एज टू क्वालिटी और फिटनेस। अब मान लो आप कोई ऐसा गुड्स खरीद रहे हो जो आप के मान लो घी खरीदने जा रहे हो आप, तो आप तो ये सोच के ही खरीद रहे हो कि घी एकदम शुद्ध देसी होगा या ओरिजिनल होगा। आप ये थोड़ी दुकानदार से पूछ रहे हो कि ये खोटिया घी है या नहीं है। तो अब उस घी को आप यूज़ करते हो और अगर आपके कोई भी प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है, अगर कोई बीमारी हो जाती है तो आप उस दुकानदार पे या सेलर पे केस कर सकते हो कि हमने जो घी खरीदा गया था वो क्वालिटी और फिटनेस के अकॉर्डिंग नहीं है। फोर्थ इसकी एम्प्लॉयड कंडीशन होगी कि कंडीशन एज टू मर्चेंटेबिलिटी, मतलब जो भी आप गुड्स खरीदने जा रहे हो तो वो व्यापार योग्य हो, मतलब बेचने योग्य हो, ठीक है। नेक्स्ट कंडीशन होगी कि कंडीशन इम्प्लाइड बाय कस्टम। अब मान लो कोई इस टाइप का गुड्स है जिसमें एक व्यापार की प्रथा चली आ रही है कि भाई इस टाइप का गुड्स है, इस हिसाब से बेचा जा रहा है, फिर भी वो उस कस्टम के अनुसार अगर वो नहीं बेच रहा है तो भी आप उस पर क्लेम कर सकते हो। नेक्स्ट होता है सेल बाय सैंपल। आप किसी धान के विक्रेता के पास में जाते हो और बोलते हो कि मुझे मूंग के सैंपल दो, मुझे मूंग खरीदने हैं। अब वो सैंपल दे देता है बट उसके अकॉर्डिंग आपको माल प्रोवाइड नहीं करवाता है तो आप उसको वापस दे सकते हो। इसमें बायर को बिहेवियर रहने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट होता है कंडीशन एज टू होलसमनेस। होलसमनेस का ये मीनिंग होता है कि आप जो भी गुड्स खरीद रहे हो वो एकदम सही कंडीशन में हो। ये तो हो गई इम्प्लाइड कंडीशन। क्या क्या इम्प्लाइड कंडीशन रहती है अगर आप किसी से सेलर से माल खरीदते हो तो। नेक्स्ट होता है इम्प्लाइड वारंटी। वारंटी में क्या है इम्प्लाइड रहेगी, वारंटी ऑफ क्वाइट पोजेसन। अब मान लो आप किसी से भी माल खरीद रहे हो तो आप तो ये सोच के खरीद रहे हो कि ये उसकी पोजेसन में है। अगर वो माल उसकी पोजेसन में नहीं है और थर्ड पार्टी अगर आपके पास में आती है और बोलती है कि इसकी ओनरशिप तो मेरे पास में है, तो आप उसका क्लेम वारंटी जो भी पैसे दे रखे हैं वो वापस आप किससे मांग सकते हो, सेलर से मांग सकते हो कि मैं तो आपसे माल खरीदा तो ये सोच के समझा खरीदा है कि भाई ये इसकी पोजीशन में है और ये आपके पोजीशन में नहीं है, ये थर्ड पार्टी की पोजीशन में है और ये ओनरशिप दिखा रहा है, तो आप उससे वापस वो पैसे ले सकते हो। दूसरा इसमें इम्प्लाइड वारंटी होगा। इम्प्लाइड वारंटी अगेंस्ट एनकम्ब्रेंसेस सेक्शन 14C ये होती है। और थर्ड इसकी वारंटी होती है वारंटी टू डिस्क्लोज डेंजरस नेचर ऑफ गुड्स। अब मान लो आप किसी सेलर से गुड्स खरीद रहे हो और वो डेंजरस नेचर का है और फिर भी वो आपको नहीं बता रहा है तो भी आप उस माल को वापस दे सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट होता है कि वारंटी एज टू क्वालिटी और फिटनेस बाय यूजेज ऑफ ट्रेड। अब कोई भी आप माल खरीद रहे हो कि वो फिटनेस के अकॉर्डिंग होना चाहिए। जैसे कोई भी आप दूध खरीद रहे हो या फिर खाने लायक कोई भी आइटम खरीद रहे हो जिसके आपके हेल्थ पे एडवर्स इफेक्ट पड़ सकता है, तो आप पड़ गया है मान लो उसको यूजेज करने के बाद में, तो भी आप क्या है उस गुड्स को वापस चेंजेस करवा सकते हो, वापस दे सकते हो। नेक्स्ट अब बात करते हैं कि एक्सेप्शन क्या होते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ कैविट एम्पटर। हमने इसमें तो ये पढ़ा था कि डॉक्ट्रिन ऑफ कैविट एम्पटर मतलब सेलर की क्या क्या एम्प्लॉयड कंडीशन होगी जिसमें बायर को राइट्स होते हैं वापस गुड्स को वापस करने के रिगार्डिंग, वो थी एम्प्लॉयड कंडीशन और एम्प्लॉयड वारंटी। अब हम बात करते हैं कि एक्सेप्शन क्या होते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ कैविट एम्पटर के। तो इसमें पहला एक्सेप्शन होगा सेक्शन 16 में इन केस ऑफ मिस रिप्रेजेंटेशंस बाय दी सेलर्स। अब सेलर ही मान लो कोई गुड्स है उसको गलत तरीके से गलत बता रहा है या उसको पता नहीं है कि ये माल जो दे रहा है वो इस टाइप का है, वो आगे से खरीद के लेके आता है और आगे बेच देता है या उसमें कुछ तोड़ मरोड़ करता है। मतलब सेलर आपको माल बेच रहा है और उसको खुद को ही पता नहीं है कि भाई ये माल अभी मेरे पास में नहीं है या फिर इसका सब्जेक्ट मैटर डिस्ट्रॉय हो गया, तो सेलर की जिम्मेदारी इसमें नहीं रहेगी। इसमें कॉन्ट्रैक्ट डायरेक्ट कैंसिल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वॉइड हो जाएगा उसमें। दूसरा इसमें कंडीशन है इन केस ऑफ कॉन्सिलमेंट ऑफ लेटेंट डिफेक्ट। अब मान लो उसने लेटेंट डिफेक्ट था, थोड़ा बहुत डिफेक्ट था माल में, उसने बायर को बता दिया
कि भाई ये डिफेक्ट है और उसने डिस्क्राइब भी कर दिया, फिर भी बायर उसको ख़रीदता है, तो फिर बायर की जिम्मेदारी रहेगी, इसमें सेलर की कोई जिम्मेदारी नहीं रहेगी। थर्ड इसमें पॉइंट होता है इन केस ऑफ सेल बाय डिस्क्रिप्शन। अब मान लो जो भी उसके प्रिस्क्रिप्शन थे वो उसने बिल्कुल बाकायदा उस पर मेडिसिन पे लिख दिए कि भाई अगर किसी को एलर्जी है तो आप ये दवाई का यूज़ नहीं करें, फिर भी अगर वो दवाई का यूज़ करता है तो इसमें किसकी जिम्मेदारी रहेगी? बायर की रहेगी, न कि सेलर की रहेगी। नेक्स्ट पॉइंट है इन केस ऑफ सेल बाय सैंपल। अब उसने पहले सैंपल दे दिए और सैंपल के अकॉर्डिंग ही अगर वो माल बेच रहा है और वो सैंपल अगर मान लो सही भी नहीं है, उसमें कुछ डिफेक्ट है और फिर भी बायर ख़रीद रहा है, तो उसमें सेलर की कोई जिम्मेदारी नहीं रहती है, क्योंकि सेलर को उसने सैंपल पहले बता दिया था कि ये हमारे पास माल है, फिर भी वो माल को ख़रीदता है तो इसमें सेलर की जिम्मेदारी रहती है। नेक्स्ट पॉइंट आपका इन केस ऑफ सेल बाय सैंपल एंड डिस्क्रिप्शन। अब जो भी है कि डिस्क्रिप्शन भी बता दिया, सैंपल भी बता दिया, फिर भी बायर ख़रीद रहा है कि ठीक है यार ख़रीद लेता है, तो उसमें बायर की जिम्मेदारी रहेगी, उसमें सेलर की कोई भी जिम्मेदारी नहीं रहती है। नेक्स्ट है कि फिटनेस फॉर ए पर्टिकुलर पर्पज़। अब कोई गुड्स वो बेच रहा है और बता रहा है कि ये वनस्पति घी है, तो वनस्पति घी है कि वो आदमी तो खाएगा नहीं, वो गायों वगैरह के लिए यूज़ में होगा, तो अब वो ये बता कि बेच रहा है कि ये वनस्पति घी है, तो इसमें सेलर की कोई जिम्मेदारी नहीं रहती है कि उसको वनस्पति घी को खा के मान लो कोई आदमी बीमार पड़ जाता है, तो फिर इसकी जिम्मेदारी किसकी रहेगी? आदमी बायर की रहेगी, न कि सेलर की। उसके बाद में नेक्स्ट है कि मर्चेंटेबल क्वालिटी के अकॉर्डिंग अगर कोई माल बेच रहा है, मतलब बेच नहीं होगी क्वालिटी में और माल बेच रहा है और उसमें अगर कोई डिफेक्ट हो जाता है तो फिर किसकी जिम्मेदारी रहेगी? बायर की रहेगी। नेक्स्ट पॉइंट अपना है कि पासिंग या ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी कैसे होगी, ठीक है, गुड्स की। तो ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी इन गुड्स फ्रॉम द सेलर टू द बायर इज़ द मेन पर्पज़ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। कोई भी अब कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल करता है तो उसमें मेन जो होता है वो क्या होता है कि वो ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी होती है, ऑनरशिप ट्रांसफ़र होती है। बिना ऑनरशिप के ट्रांसफ़र के आप गुड्स को कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल नहीं कर सकते हो, ठीक है। इसमें जो प्रॉपर्टी इन गुड्स है उसका मीनिंग होता है कि उसकी ऑनरशिप ऑफ गुड्स वो सेलर से बायर के पास में चली जाती है। जैसे एग्जांपल दे रखा है कि एन आर्टिकल में बिलोंग टू ए ऑल्दो इट मे नॉट बी इन द इज पोजेशंस मे बी इन पोजेशन ऑफ दैट आर्टिकल्स ही इज़ नॉट इट्स ऑनर। मान लो किसी की एजेंसी ले रखी है आपने कार की और आपके उसके ऑनर नहीं हो, फिर भी आप उसकी पोजेशन को ट्रांसफ़र कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट आपका पॉइंट है इट इज़ इम्पोर्टेंट टू नो द प्रिसाइज मोमेंट ऑफ टाइम एट विच द प्रॉपर्टी इन गुड्स पासेज फ्रॉम द सेलर टू द बायर फॉर द फॉलोइंग रीजन्स। इन रीजन्स में भी अगर वो ट्रांसफ़र कर सकता है प्रॉपर्टी, कैसे? सिग्निफिकेंस टाइम ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ ऑनरशिप ऑफ गुड्स डिसाइड वॉरियस राइट्स एंड लाइबिलिटी ऑफ द सेलर एंड बायर्स। दूसरा रिस्क भी उसके साथ में ऑनरशिप के साथ में ट्रांसफ़र हो जाएगी। और थर्ड क्या होता है? एक्शन अगेंस्ट थर्ड पार्टी। अब ऑनरशिप मान लो बायर को मिल जाती है तो उसके बाद में वो थर्ड पार्टी के अगेंस्ट भी एक्शन ले सकता है, ठीक है। तो ये आज हमने बात की थी कंडीशन एंड वारंटी के बारे में। कंडीशन और वारंटी में क्या डिफरेंस होते हैं, और ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी करते हैं तो डॉक्ट्रिन ऑफ कैविट एम्प्टर में क्या क्या इम्प्लाइड कंडीशन होती है, क्या क्या इम्प्लाइड वारंटी होती है, और सेलर को कब राइट्स होते हैं और क्या क्या राइट्स होते हैं इसमें कैविट एम्प्टर के अगेंस्ट में। तो ये सारे हमने आज बात की थी। उसके अलावा ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी में साथ में क्या क्या ट्रांसफ़र होगा, तो ये हमने आज के इस चैप्टर में बात की है। आप इसको आराम से एक बार वापस रिवाइज कर देना, और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।